हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआर एंड डीआर। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। और हम बेसिक मैथ्स के ऑलरेडी हम 2-3 लेक्चर्स देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको आई होप बेसिक मैथ्स काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। और बाकी जब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब उसका यूजेज अच्छे से देख पाएंगे हम, है ना। तो अभी हमने बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं हम। ठीक है, बाइनोमियल वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री, काफी सारे फंक्शंस हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं लॉगरिथम। आज हमारा टॉपिक लॉगरिथम, स्ट्रेट लाइन और ग्राफ्स वगैरह रहने वाला है। फिर अगले 2 लेक्चर और रहेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर और डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशन की, वो फिजिक्स में कहाँ काम आती है, और इंटीग्रेशन के उसके की यूजेस कहाँ पे कहाँ पे उसको काम आती है। ओके, चलो आज का हमारा लॉगरिथम से स्टार्ट करते हैं हम। देखो लॉग बेसिकली, अभी आपने जैसे क्वाड्रेटिक देखा, तो क्वाड्रेटिक क्या था? वेरिएबल, जो वेरिएबल था, वेरिएबल जैसे एक्स स्क्वायर था, तो वेरिएबल की पावर्स थी, है ना। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, एक्स स्क्वायर, है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया, क्या था ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा, तो थीटा थीटा क्या वेरिएबल था, जैसे साइन एक्स बोल दो, है ना। ठीक है, तो वैसे ही किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, ध्यान रखना। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह या फिर एलजेब्रा में क्या सीख रहे थे हम कि नॉर्मली वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता था, तो यहाँ पे लॉगरिथम क्या है, जस्ट उल्टा है उसका। मतलब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो वेरिएबल को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए डिफाइन किया गया लॉगरिथम। ओके, तो बड़ा अच्छा है टॉपिक भी, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो कैसे कैसे देखते हैं इसमें। सबसे पहले ये इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसको हम ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को। फॉर एग्जाम्पल जैसे n इक्वल टू, यहां पे बताया ना इसने, n इक्वल टू ए की पावर x, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 49 को बताया कि 49 को हम लिख सकते हैं ऐसे पावर की फॉर्म में, है ना। किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम ऐसे पावर की फॉर्म में बता सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए ये बनाया गया। मान लीजिए आपके पास एक कोई कांस्टेंट नंबर है और उसकी पावर वेरिएबल है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऐसे कि किसी भी कांस्टेंट की पावर, कोई भी कांस्टेंट b है, उसकी पावर वेरिएबल है। ठीक है, और इक्वल टू में मान लो वो उसके एक नंबर माने भाई, ये किसी एक नंबर के बराबर होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग पढ़ते हैं, ध्यान रखना। अब इसमें जो b है वो तो कांस्टेंट है, और जो पावर है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो इस x को डाउन करने के लिए b को उधर भेजना पड़ता है हमें। अब b को उधर भेजोगे ना, तो b log में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, log n, और जो b है वो इसका बेस बन जाता है। मतलब इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो ये जो b है वो आपका होता है बेस, जैसे यहां पे बेस था ना, और ये एक्सपोनेंट था आपका, है ना। जो x था वो एक्सपोनेंट था, और जो b था कांस्टेंट, वो बेस था आपका। तो इसमें लॉग में इसको पढ़ेंगे कैसे? लॉग में देखो ऐसे लॉग बना दिया हमने, तो लॉग में इसको पढ़ेंगे बेस, कि बेस क्या है, एक बेस होगा और ये आपका एक नंबर होगा। तो वो जो एक्सपोनेंट है आपका वो x होगा ये। तो किसी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। वैसे जो x है, x इक्वल टू क्या लिखा मैंने, log n, और बेस क्या था b, log bn। log b का मतलब क्या है, बेस है इसका। ठीक है, और n वो जो भी नंबर होगा वो। ठीक है, ये तो बेसिक है। अभी हम इसके क्वेश्चंस वगैरह या इसको नंबर से समझेंगे ना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम स्पेशली 2 बेस पढ़ेंगे,
जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, यहाँ पे बेस बी की वैल्यू है ना, या तो 10 लोगे या फिर बी की वैल्यू ई लोगे। ई क्या होता है 2.71, ध्यान रखना अप्रोक्स 2.71। तो हम बी की दो ही वैल्यूज की ऊपर कैलकुलेशन करेंगे और दो के बारे में आपको जानना है, बाकी किसी भी बेस को हो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे कैसे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। देखो लॉग के बारे में तो बेसिकली ये जानेंगे आप, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कि लॉग कब काम आता है आपका। मान लो आपने ऐसे नंबर लिखा हुआ है, आपने नंबर लिखा हुआ है कि 10 की पावर x इक्वल टू, मान लो ऐसे कि 10,000 है। तो बताइए x की पावर क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, x को उधर भेजोगे तो x इक्वल टू लिए log 10 बेस में हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब इस 10,000 की हम वैल्यू निकालेंगे, वो अभी आगे बताऊंगा कैसे वैल्यू निकालना है ना। तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर मतलब log 10 बेस में 10 की पावर 4 और फिर 4 आगे आ जाएगा और लिख देंगे log 10 10। 10 10 की वैल्यू 1 होती है, अभी मैं बताऊंगा 10 10 की वैल्यू किसकी क्या वैल्यू होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने बताया, ठीक है, कि ये आपकी इसकी ये वैल्यू 4 आ गई है। इसके अलावा भी है ना, ये तो सिंपलीफाई मतलब सिंपल तरीके से बताया मैंने, बाकी आपको इतना नहीं करना, आपके पास तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी और उसको आप पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 10 की पावर x इक्वल टू 10,000 है तो x की वैल्यू ऐसे निकल सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देके देखते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो यहां पे हैं 6 की पावर x, 6 की पावर x है और यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे 72 लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, सर x की वैल्यू क्या है, तो हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू इस 6 को उधर भेजेंगे तो 6 बेस बन जाएगा आपका, तो log 6 72। अब यहाँ पे 6 बेस आ गया, ये अपने को 6 वगैरह नहीं पढ़ना, अपने को जो स्टैंडर्ड है ना ऊपर दो लिखे हुए हैं e और 10 वही पढ़ने हैं, बट ये तो मैं आपको सिंप्लीफाई बता रहा हूं कि ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि log 6 और ये इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको 6 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा आपको, तो इसको 72 को क्या लिख सकते हो आप 6 की पावर, इसको 6 की पावर आप लिख सकते हो 4, है ना, 6 इंटू 6 36, 6 6 6 36, अच्छा 72 तो ठीक है, 72 मतलब 6 इंटू ये लगभग 6 की पावर, ये 3 भी नहीं आएगा, 36 का 1/3 ले लेते हैं एक तरह से, मतलब मैंने ये रैंडम नंबर लिया है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे 36 ही आए, ठीक है। हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि सिंप्लीफाई हो रहा हो, मान लो 36 का 36 इंटू 6, 212 ले लेते हैं, ठीक है, 216 ले लेते हैं। तो ये 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3, ठीक है। तो फिर अभी मैं आगे बताऊंगा ये क्या क्या कैसे कैसे कर रहा हूं कि 3 को आगे कैसे ले रहा हूं, तो ये लिख देंगे, फिर लिखेंगे हम log 6 6, जब बेस और नंबर सेम हो जाता है तो 1 हो जाती है इसकी वैल्यू, तो इसका आंसर आया 3 ऐसे, ठीक है। ये देखो इसका इसका आंसर आया 3 आया इसका, ध्यान रखना, ओके। तो ऐसे सोल्व करते हैं इनको नंबरों को, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको फिर कि अपने को इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा आपको आपके सिलेबस वगैरह में नहीं आता है, ठीक है। आपको सिंपली ये चीज ध्यान रखनी है कि अपने को दो ही बेस पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो 10 बेस पे
और एक ई बेस पे, दो ही नंबर पढ़ने हैं। ये तो फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि ऐसे नंबर्स को ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग में कन्वर्ट करके। तो सर जो भी स्टैंडर्ड है वो बताइए। चलो आइए आगे देखते हैं हम। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। फॉर्मूलाज मतलब टुकड़े करके हम इसको रीड करने के तरीके भी होते हैं इसके। तो देखो क्या क्या होते हैं। मान लीजिए log m प्लस एन है, मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई में log में, तो आप लिखोगे log m प्लस एन। समझ गए। यदि दो नंबर आपके डिवाइड में हैं log के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, log m माइनस log n। पहले log लिखोगे, m लिखोगे मतलब अपर वाली वैल्यू, और फिर log n लोअर वाली वैल्यू। ठीक है। यदि पावर में है, ऐसे एक नंबर पे पावर है log m की पावर n, तो वो जो n है पावर वो आगे उठ के आ जाता है। ठीक है, मतलब log में आगे उठ के आ जाता है ऐसे। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले, तो ये ध्यान रखना आपको, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर वाला। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना आपको स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए। स्टैंडर्ड वैल्यू अभी मैंने बताया था कि log 10 के पढ़ेंगे और log ई बेस पढ़ेंगे। log ई बेस को ln भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कभी मैं ln बोलूं इसका मतलब समझ जाना, उसका बेस क्या ले रखा हूं, ई की वैल्यू 2.71, और एक है log 10, 10 की वैल्यू मतलब log 10 है बेस में, तो बेस उसका 10 ले रखे हैं। ओके, अब देखो यहां पे log, और इसके अंदर रिलेशन भी ध्यान रखना। ठीक है, तो log m है ना, log m, log e बेस m को हम कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, log 2.303। इसका मतलब मैं समझाता हूं, इधर देखो। इसका मतलब ये बोल रहा है कि 1 log e बेस में, 1 log e बेस का मतलब 1 ln लिख सकते हैं हम, और कोई भी नंबर हो आपका m, तो 1 मतलब ln इक्वल टू कितना होगा, 2.303 log 10 बेस में। मतलब ln को log में कन्वर्ट करने के लिए इतना इसके बराबर रहता है, एक ln 2.303 log के बराबर होता है। मैं मतलब सिंपली log बोलूं ना तो समझ जाना, सिंपली log का मतलब है log 10 बेस। सिर्फ log लिखा हुआ है इसका मतलब आप बेस कितना लोगे, 10, और ln लिखा हुआ है इसका मतलब बेस कितना लोगे, e। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, ln का मतलब e बेस, और log का मतलब बेस 10। तो log और ln में ये फर्क है, ध्यान रखना। तो ये यहां पे लिखा हुआ था कि log e बेस m है, तो उसको 2.303 log 10 बेस m बोलते हैं। मतलब e और 10 के बीच में रिलेशन है कि आप ln को log में कन्वर्ट करो या log को ln में कन्वर्ट करो, तो ये रिलेशन ध्यान रखना आप, ये इतने टाइम्स होता है। और बात बता दो, और बात देखो, यदि बेस आपका, यदि बेस कुछ भी है लेकिन यदि 1 की है, log 1 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना 0 होती है, और log बेस सेम हो जाए, बेस नंबर के बराबर हो जाए, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब याद रखना log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और दूसरा, यदि log में बेस सेम हो जाए, b और नंबर भी b, या फिर log ऐसे लिख दे 10, या फिर log ln e हो जाए, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जब भी बेस नंबर से बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, मतलब मैं कभी ऐसे लिखू ना, ln e का मतलब समझ जाना तुम कि log बेस e है और नंबर भी e है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। मैं कभी ऐसे लिख दू log 10, तो इसका मतलब है इसका बेस भी 10 है और इसका नंबर भी 10 है, तो उसकी वैल्यू होगी 1। मैं कभी ऐसे बोल दू log 2, तो इसका मतलब इसका नंबर, इसका बेस और बेस सेम होने पे, बेस और नंबर सेम हो जाता है ना, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये ध्यान रखना आपको, समझ गए।
हाँ भाई समझ गए ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ओके चलो, अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो जो आपको याद रखनी है। क्या क्या, ये देखो, ये कि log 2 की वैल्यू सर 0.303010 ऐसे कंप्लीट वैल्यू याद रखते हैं बस, ठीक है इतना भी 3010 याद रहती है हमें। log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू 0.477, ठीक है, log 5 की वैल्यू 0.699, ठीक है। 10 बेस में है तो मतलब ये log में है तो log 2 3 5, और यदि ln में है, ln मतलब log ई बेस में, ई बेस में तो ln 2 की वैल्यू 0.693, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है 693, इसका कहीं ना कहीं अपना फिजिक्स में काम आता है। ln 2 की वैल्यू 1.09 और इसकी वैल्यू 1.6, ठीक है। तो ln के अंदर ध्यान रखना जो भी वैल्यूज होती है आपकी वो बड़ी वैल्यूज आती है। ओके चलो आगे देखते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो, तो आपके पास है log, अब देखो यहां पे 10 बेस में नहीं लिया अभी, अभी अलग रैंडम वैल्यूज में ले रहे हैं, बट ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत तो पता चले, है ना। तो log 8127 ये है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, इसका बेस तो 81 है और इसकी पावर 27 है, और इसको सोल्व कैसे करना है वो भी तो कर सकते हैं। देखो इसके बराबर पहले तो x मानू, क्योंकि हम इसका मतलब कुछ ना कुछ पावर और तो वही तो पता करते थे, याद है ना, हम ऐसे पावर मानते थे इसमें, ये ऐसे इक्वल टू लिखते थे, फिर x को इक्वल किसी नंबर के इक्वल लिखते थे हम, याद है। तो ये याद होगा तुम्हें, है ना, कि ऐसे x इक्वल टू ऐसे लिख देते थे हम, याद है थोड़ा थोड़ा, है ना, कि x इक्वल टू सर log बेस कुछ नंबर, है ना। तो वैसे ही इसको लिखेंगे हम, इसको किस तरीके से लिखोगे, देखो log 81 27 नंबर है, 81 बेस है इसका, तो इसको x के बराबर रख दो। बिल्कुल सर हमने रख दिया। अब क्या करें, अब इसको आप सिंप्लीफाई इधर ले जाओ, अरे इसको ऐसे लिख सकते हो ना 27 इक्वल टू, ये देखो हम अभी लॉग नहीं कर रहे, लॉग की बेसिक चीजें देख रहे हैं, तो कैसे करोगे, तो लॉग को उधर भेजो तो वापस पावर चला जाएगा, वो जो आपका नंबर है सामने वो पावर में चला जाएगा। हाँ तो 27 इक्वल टू 81 की पावर x, सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये लॉग से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लॉग दे रखा है x निकालना है, ठीक है, और वहां पे x निकालना पड़ता है हमें और नंबर दे रखा होता है। तो यहाँ पे मेरे को आपको ये x की वैल्यू फाइंड करना, मतलब इसका x के बराबर क्या है, ये x क्या है एक्चुअल में, ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x के बराबर कर लो इसको। तो लोग तो इस तरीके से कन्वर्ट किया हमने। अब देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ये क्या हुआ, ये हमारा 3 की पावर 3 है, बिल्कुल 81 है, ये 3 की पावर 4 है, तो इसको हम 4x लिख देंगे, बेस सेम तो पावर इक्वल, तो 3 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई सर 3/4, समझे, है ना। अब यहां पे हैं, अब यहां पे वापस उस तरीके से करोगे, देखो आपको मान लो log की वैल्यू नहीं पता तो ऐसे करोगे, log 10 इक्वल टू 100 इक्वल टू क्या मानोगे x, तो log को उधर भेजो, उधर भेजा आपने तो क्या लिखोगे आप 100 इक्वल टू 10 की पावर x, तो यहां पे आया सर 10 की पावर 2 और इधर आया 10 की पावर x, तो x इक्वल टू क्या आया 2, है ना। ये तो सिंप्लीफाई तरीके से, अब इसको log के तरीके से करें हम, जो अभी पढ़ के आए हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो x इक्वल टू क्या लिख रहे हो तुम सर log 10 बेस 100, है ना,
तो इसको लिखोगे सर आप log 10 की पावर 2। अरे कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब जो 10 की पावर 2 लिखे हो वो क्या हो गया आपका, याद करो फॉर्मूला, log b m की पावर n होता था, तो जो भी n होता था वो आगे आ जाता था, फिर log m n हो जाता था। याद है? अरे याद नहीं है तो ये देखो, ये इधर वाला फॉर्मूला ही है। तीन ही तो फॉर्मूले थे, एक तो पावर वाला, एक डिवाइड वाला और एक मल्टीप्लाई वाला। कर सकते हैं ना? हाँ, इसीलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूं तुम्हें। तो देखो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, log 10 10। अब हमें पता है बेस सेम और नंबर सेम तो क्या हो जाता है, बेस सेम नंबर सेम तो 1 हो जाता था। तो सर 2, तो x की वैल्यू 2। दोनों तरीके बता दिए मैंने, समझे? अच्छा इसको सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें 10 के पावर वाले तो बड़े इजी हम कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको भी कर सकते हैं। देखो पावर 1/3 था वहां पे, ध्यान रखना, ठीक है? यहां पे था 1/3, तो इसके बराबर भी x मान लो आप। जब पावर कुछ अजीबोगरीब दे रखी हो तो बराबर x मान के ऐसे कर लेना। तो यहां पे लिखोगे आप सर log 1/3 9 की पावर रूट 1/3 x। log को उधर भेजो, ठीक है? तो log को उधर भेजोगे तो बेस कन्वर्ट हो जाएगा, बेस की पावर बन जाएगी x। मतलब इसको लिख सकते हो आप 9√3 इक्वल टू 1/3 की पावर x। जब ये log इधर जाता है तो जो भी बेस है, बेस की पावर में चला जाता है आपका जो भी वेरिएबल है सामने, है ना? पता है ना, इसी से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था आपका लॉगरिथम, कि किसी नंबर पे किसी बेस की पावर वेरिएबल हो तो उसके लिए log पढ़ते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को log को उधर भेजा तो ये क्या हुआ आपका 1/3 की पावर x, ठीक है? अब यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट कर लो, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 की पावर 1/2। और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 3 की पावर -1, है ना? हाँ, इसको लिखेंगे हम 2.5, तो कितना हुआ, 2 और आधा, 2.5 हो गया। 2.5 को हम लिखेंगे 5/2 और इसको क्या लिखेंगे, x की पावर थ्री की पावर -x। बेस सेम तो इक्वल इक्वल कर दो, बेस सेम हो गया तो x इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस का 5/2। समझे? इस तरीके से दिमाग लगाना है आपको, समझ गए? तो ये तो थे हमने जिनमें बेस अपनी e और 10 ना हो तो। 10 वाला दिया था, ये देखो बीच वाला 10 वाला दिया था, इसको बड़े सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, है ना? बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में यही दो ही ज्यादा आते हैं, 10 बेस और ई बेस, ध्यान रखना, ठीक है? जैसे कुछ क्वेश्चन देते हैं हम या फिर है ना कुछ तरीके लगाते हैं। देखो यहां पे मान लो आपके पास log दिया है, log और log दे दो, मान लो 15 दे दिया और पूछा आपको वैल्यू बताओ इसकी। तो अब आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, पहले तो इसको, अभी ये log दिया है तो log, जब भी मैंने बोला था कि log सिंपल log लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाना ये किसकी वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है log 10 बेस पे। इसका मतलब इसका जो बेस है ना वो 10 मान के चलना, यदि log सिंपल लिखा हुआ है तो। और यदि ऐसे लिखा हुआ होता ये ln 15 तो इसकी बेस कितना मानोगे, ई मानेंगे सर। आपने अभी बताया था बेस ln को, ln का बेस, ln का मतलब log बेस ई होता है और log सिंपल लिखा हुआ तो 10 बेस मानना है। ओके, अब इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करोगे, आओ, log इसको लिख सकते हो क्या 3 × 5, लिख सकते हैं। अच्छा अभी अभी हमने log m × n का फॉर्मूला पढ़ा था कि जब ये m × n होता है दो नंबर तो log m प्लस log n हो जाता है सर।
है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे अभी पढ़ा था ना, मैं बोल रहा हूं बार बार में, 3 फॉर्मूले ही काम के हैं आपके ज्यादा। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तीसरा फॉर्मूला पढ़ा है बिल्कुल सर। तो इसको क्या फॉर्मूले में ओपन कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं सर। log 15 को हमने 3 into 5 लिखा और फिर लिखा log 3 प्लस log 5। हाँ या ना? जी सर, ये बात तो सही है। अब log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था थोड़ा बहुत। log 3 की वैल्यू 477 और log 5 की वैल्यू 0.699, याद है क्या? देखो यहां पे log 2, log 3, log 5, मैक्सिमम आपके पास ऐसे नंबर आ रहे होंगे जिनके टुकड़े कर सकते हो आप, छोटे नंबर ही आएंगे तो ठीक है। इन छोटे नंबरों का याद रखना, ln2 और ln3 ln5 होता तो 1.09 और 1.6 कर सकते हो। तो इसको टोटल कर लेना, इसका जो भी आंसर आए आप लिख देना। समझ गए? समझ गए ना? तो ये आपके लिए फिर होमवर्क है, इसको आप करोगे। ln2 और ln3 और ln5 की वैल्यू ऊपर दे रखी है, ठीक है, नोट्स में दे रखी है ना ऊपर, ये आप साथ साथ लिखोगे भी अपनी जो भी कॉपी में, बाकी ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। ओके, ठीक है सर। पीडीएफ लिंक के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल पे वहां पे ड्राइव की लिंक दे रखी है, ड्राइव की लिंक पे क्लिक करोगे, एक्सेस मांगेगा, रिक्वेस्ट भेजना, वो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैंने एक्सेप्ट कर लूंगा, उसके बाद में आप जाना बेसिक मैथ्स में, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, चलो, ये एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल, ये आपको शायद क्लासेज में बताया होगा पहले, छोटी क्लासेज में, कि दो रेशो का इक्वल होता है कोई नंबर, ठीक है, तो उनका ऐसा रेशो पूछ ले, मान लो P अपॉन Q का रेशियो दे रखा है A अपॉन बी, और बाद में आपको पूछे कि बताओ P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का रेशियो क्या होगा, तो जो वो सामने नंबर था ना, उन्हीं का सम कर देना, A प्लस बी और A माइनस बी के बराबर होता है, A माइनस बी के बराबर होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है, ट्राई करके देखो। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, आपके पास इक्वेशन है 2a माइनस 3 या फिर 5, ऐसे मान लेते 5, ऐसे लिखते हैं 2a माइनस 5b इक्वल टू 0 है, ऐसे इक्वेशन दे दिया आपको, और वो पूछ लिया आपको कि बताओ a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो बताइए, है ना, आ सकता है ना कभी भी। तो आपको ये रूल याद रखना है। अब इस रूल में बताओ, पहले a अपॉन बी का वैल्यू बताओ आप, तभी तो लिख पाओगे, है ना। तो आप बताओगे कि सर 2a इक्वल टू 5b हुआ और a अपॉन बी हुआ आपका 5/2, ये रेशियो आ गया आपके पास। तो क्या ये रेशियो ऐसा ही दिख रहा है क्या, फॉर्मूला जैसा? हाँ सर। तो आप क्या करोगे, एक बार a प्लस बी करोगे और एक बार a माइनस बी करोगे, तो बताओ क्या आएगा आपका। देखो सर 5/2 कर देंगे और 5 - 2 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा सर आंसर 7/3 आंसर आ जाएगा, और ये इसका आंसर है फाइनल। समझे? समझे? हाँ, एक एक एग्जाम्पल और करवाते हैं सर, एक एग्जाम्पल और कराओ इसका। मान लो वहां पे आपको दे दे कि a मान लो 3k हैं और k कांस्टेंट है कोई, और b जो है वो 4k हैं, a हमारा 3k है और b 4k हैं, तो बताइए a प्लस बी का रेशियो और a माइनस बी का रेशियो, ऐसा पूछ ले, तो क्या करोगे आप? अरे तो भी इजीली कर सकते हो, देखो a अपॉन बी क्या लिखोगे, 3k अपॉन 4k, है ना, 3k अपॉन 4k। तो
कैसे के कट गया, तो ए अपॉन बी का रेशियो क्या आया, ए अपॉन बी का रेशियो आया 3/4। तो ये वापस क्वेश्चन जैसा बन गया ना ऐसे रेशियो। हाँ सर, तो कर दो सिंपल। तो ए प्लस बी सर, ए माइनस बी का रेशियो हो जाएगा आपका 3+4 और 3-4। तो ये रेशियो आ जाएगा सर हमारा 7/-1। ये आपका आंसर है। समझे, ऐसे करना है आपको कि सर ये रेशियो आएगा आपका, इसकी वैल्यू आएगी -7, जो भी है। समझे, चलो। तो ये याद रखना, कई बार कहीं ना कहीं तो काम आ ही सकता है आपका, रूल है, बस ध्यान रखना है आपको। अब आती है एपी। एक तो एपी होती है और एक जीपी होती है। एपी में और जीपी में, जीपी भी बता देता हूं यहां पे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी के अंदर तो क्या है, डिफरेंस कॉमन रहता है। फॉर एग्जाम्पल सर 3, 5, 7, 9 दिख रहा है यहां पे, दो का डिफरेंस है ना, दिख रहा होगा, इनमें कॉमन डिफरेंस है, D2 है ना। और एग्जाम्पल ले लो, लेते हैं कुछ, बताओ तुम बताओ कुछ एग्जाम्पल। सर 9 में 4 ऐड करते जाओ, 9 हुआ आपका, 13 हुआ, 17 हुआ, 21 हुआ। तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 4 है। इनके बीच का डिफरेंस वो भी 4 है, इनके बीच का डिफरेंस ये भी 4 है। तो आप कॉमन डिफरेंस देखोगे, इनका डिफरेंस देखोगे बीच का नंबर का, यदि वो इक्वल आता है, यदि वो इक्वल आता है तो ये क्या है, ये है सर एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए, सिंपली समझना। इसको सर दिखाएंगे कैसे, इसकी जनरल फॉर्म में ए दिखाएंगे, एक तो ए दिखाएंगे और एक ए प्लस डी दिखाएंगे। मतलब सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, एडी तो हुआ है, अरे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 ऐड किया तो 5 हो गया, मतलब डी को ऐड करते जाएंगे। थर्ड टर्म में सर उसका डबल कर दो, ए प्लस 2d कर दो, ए प्लस 3d कर दो। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म तो यही थी A1, ये आपकी सेकंड टर्म थी, ये आपकी थर्ड टर्म थी, ये आपकी फोर्थ टर्म थी। ऐसे ही करते 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 आप लास्ट में पहुंचोगे। मान लो एन टर्म लिखनी है आपको, एन टर्म लिखनी है, तो देखो यहां पे एन लिख रहे हो ना, जैसे यहां पे 4 था ना, तो यहां पे 3 था, मतलब एक कम लिख रहे थे हम। तो यहां पे क्या टर्म बनाएंगे बताओ, an-1 इंटू डी। हाँ समझ में आई, ये एन टर्म हो जाएगी आपकी, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट वाली जो टर्म होगी वो एक कम होगी। देखो यहां पे A4 को क्या लिख रहे थे आप, A+3D, A+3D लिख रहे थे, मतलब फोर्थ नंबर की टर्म थी जो आपकी A+4D लिख रहे थे, 3D लिख रहे थे, मतलब एक n की वैल्यू वहां पे क्या थी, एक कम थी। ये हमारी टर्म है, यहां पे n है ये, तो an को क्या लिख सकते हैं सर, an को लिख सकते हैं A+n-1D। तो ध्यान रखना, किसी भी nth टर्म को निकालना है आपको तो क्या फॉर्मूला बन गया आपका, a प्लस सर n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कर दो, तो an का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, है ना। और इसका समीशन, इनका सबको जोड़ोगे आप, सबको जोड़ते जाओ, है ना। तो सबको जोड़ने का एक फॉर्मूला आता है SN इक्वल टू, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है बताओ, आपने पढ़ा होगा N/2, दो फॉर्मूलेस पढ़े होंगे आपने, एक तो पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला था हमारा N/2 2a प्लस n-1 इंटू डी,
है ना। और एक ऐसा ही फॉर्मूला था, याद हो तो आपको, इसी को बोल देते थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना एक टर्म बन रही है आपकी, लास्ट टर्म भी बन रही है, तो इस 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं हम। तो यहां से एक फॉर्मूला और बनता है हमारा ny2, इस 2a को a प्लस ए लिखे तो यहाँ पे एक वापस इसको ऊपर वाले टर्म में लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या an टर्म। ऐसे हमारे दो फॉर्मूले थे, पता हो तो तुम्हें, कि एक तो ये फॉर्मूला था आपका और एक ये फॉर्मूला था आपका Sn का। Sn के फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं। सम करने का फॉर्मूला ये ध्यान रखना, इसमें सम होता है और ये nth टर्म निकालने का, ये 10th क्लास में आपने सीखा होगा। आओ यहां पे एक जीपी भी देखते हैं, ठीक है। तो जीपी क्या होती है एक्चुअल में, जीपी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जो जीपी होती है ना, अब जैसे एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, वैसे जीपी में क्या होता है, जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि आप लिख रहे हो 2, मान लीजिए, मान लो 2 लिखा आपने, फिर आपने लिखा 4, फिर आपने लिखा 8, फिर आपने लिखा 16, समझे। तो यहां पे 2 से 4 गए तो कॉमन डिफरेंस 2 आया, फिर 4 से 8 गए तो कॉमन डिफरेंस 4 आया, गड़बड़ है मतलब। तो ये एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा ही नहीं इसमें, ये है जीपी, इसमें रेशियो इक्वल आता है। अब रेशियो कैसे लिखेंगे सर, रेशियो आप लिखोगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, हमेशा कोई सी भी सेकंड टर्म ले लो, मान लो सेकंड टर्म आपने यही ले ली, तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी है, 2, तो कितना आया, 2 आ गया। मान लो आपने 8 और इसको लिया, तो इस टर्म को ले रहे हो तो ये वाले टर्म पहले लेना पड़ेगा आपको, तो ये 8 डिवाइड बाय 4 करके देखो तो भी 2 ही आया सर। आपने ये और ये ले लिया नंबर, ये नंबर और ये नंबर ले लिया, मान लो 8 और 16 ले लिया, तो लिखो 16 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म 8, तो भी रेशियो इक्वल आया। तो हमेशा रेशियो इसमें कॉमन रहता है, जैसे कॉमन डिफरेंस रहता है उसमें, वैसे इसमें रेशियो कॉमन रहता है, इसको बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देखते हैं दूसरा, ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, क्या, तो देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 1/2 है ना, 1/2 है, फिर आ गया 1/4 आ गया सर, 1/8 आ गया, क्या ये भी जीपी है, बिल्कुल जीपी है। रेशियो चेक कर लो सर, सेकंड टर्म को लेते हैं 1/4 डिवाइड बाई 1/2, रेशियो क्या आया 1/2। सर हम दूसरा लेंगे 1/8 लेंगे हम और 1/4 लेंगे, अरे ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो फिर भी 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई है, ये है कि आर की वैल्यू 1 से कम है, इस वाले केस में आर की वैल्यू 1 से कम है और इस वाले केस में आर की वैल्यू 1 से ज्यादा थी, बस इतना सा डिफरेंस है। तो सर इसका समीशन का फॉर्मूला, तो इसके सम का जो फॉर्मूला है, जो सम का फॉर्मूला है, इसका पहले तो जनरल फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, सर इसकी, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये आता है ए आर टू, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और ये लास्ट में जाके क्या बनता है, ए आर की पावर n-1, ये nth टर्म होती है हमारी। तो सर इसकी nth टर्म तो आपकी क्या हो गई, nth टर्म तो क्या हो गई, ए आर की पावर n-1, ठीक है। और समीशन के इसके दो फॉर्मूले बन जाते हैं, कैसे, एक तो r ग्रेटर देन 1 के लिए और एक r लेस देन 1 के लिए। ये भी आपका r
यदि आपका r 1 से ज्यादा है तो आप s समीशन का फॉर्मूला लगाओगे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, और यदि आपकी r लेस देन 1 है तो आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। समझ गए? अरे हाँ या ना, समझ गए? और यदि n सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक है, ठीक है, n सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक है, तो ध्यान रखना यहां पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा s इनफाइनाइट के लिए, r की पावर इनफाइनाइट तो मतलब 0 है ना। तो यहां पे नंबर चेंज हो जाता है, मतलब a अपॉन क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे, इस जगह तो लिखोगे आप r की पावर इनफाइनाइट हुई, r की पावर इनफाइनाइट हुई तो ये आपका खत्म हो जाता है, मतलब यहां पे आप लिखोगे r माइनस 1। r माइनस 1, और इसमें क्या लिखोगे, सिमिलर। समझ गए ना? चलो एक ही लिख दो, एक ही जगह, ठीक है। समझ गए? हाँ या समझ गए ना? तो एपी जीपी को ध्यान रखना, इनका डिफरेंस समझा दिया। एपी के आप बहुत सारे क्वेश्चंस करके आए हो, और जीपी के आपको रेशो पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप समीशन निकाल पाओगे। चलिए आगे चलिए। अब ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको देखने हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में एल बी एच आता है, थिकनेस आती है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या लिखते हो सर? इसका वॉल्यूम एल बी एच लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख पाएंगे ए बी टी, ए बी और टी, है ना, एल बी एच ए बी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ फॉर्मूलेज वगैरह दे रखे हैं, है ना। क्यूब है तो उसका फॉर्मूला दे रखा है, और स्पेयर है तो उसका वॉल्यूम दे रखा है आपको, सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर एच में ही याद रखना आप अभी। ये लैम्डा इंटू एल का मैं बताऊंगा बाद में कि इसके डेंसिटी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। 1/3 वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, ये सब आपको पता होने चाहिए, छोटी छोटी बेसिक चीजें जो कि आप क्लास 10th से पढ़ के आए हो तो आपको बेसिक चीजें पता होगी। बाकी ये फॉर्मूले ध्यान रखना। पाई की वैल्यू 22.7, 3.14, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 इंटू 9 के आसपास होती है, मतलब जी की वैल्यू के आसपास होती है। ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना आपकी जी, तो जी के बराबर होती है लगभग पाई स्क्वायर की वैल्यू, है ना। 1/पाई की वैल्यू याद रखना आप 0.31। तो कई बार 1/पाई की वैल्यू भी अपने को याद रखनी चाहिए, तो 0.3 याद रखना, ओके। और पाई स्क्वायर की वैल्यू जी के बराबर, लगभग 10 के बराबर। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलिए। अब आता है स्ट्रेट लाइन, ओके। तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट। स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है आपका, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। मतलब आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, एक्स वाई की जो भी इक्वेशन, जैसे ऐसे मैं बोलूं भाई आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। जैसे मान लो 2x प्लस 3y प्लस या इक्वल टू 5 ऐसे हैं, मतलब इनकी पावर्स 1 1 है। तो ये किसको दिखा रही है? ये स्ट्रेट लाइन को दिखा रही है, ध्यान रखना। वो है कि ये फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका फॉर्मेट क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? सर इसका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी ऊपर वाला जो एग्जांपल है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे, बट इससे पहले इसको समझे तो सही, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है। तो जो m है ना, जो m है वो स्लोप है। ऊपर हमने पहले स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो स्लोप है, और c होता है हमारा इंटरसेप्ट कि y एक्सिस को कहां कट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख पा रहे हो,
यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक लाइन है ये ऐसे, तो ये सी को जहां कट कर रही है ना, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को जहां कट कर रही है वो आपका इंटरसेप्ट है, मतलब ये सी की वैल्यू है, 0,c पे कट करती है ये, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू वाई की, वो आपकी सी है, मतलब ये कट कर रही है ना वाई एक्सिस को, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,c, मतलब वो वाई की वैल्यू है वो सी, ओके, जहां पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। इंटरसेप्ट का मतलब सिंपल, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब है कि जहां एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए 0, तो वहां वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सी, उसको सी बोलेंगे, उसको इंटरसेप्ट बोलेंगे, ओके। और स्लोप तो आपको पता है, स्लोप tan थीटा m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका स्लोप देख लो कि वाई एक्सिस से कितना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर फटाफट फटाफट इसको m बोलेंगे कि उसका जो एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है आपका, ओके, पता है। तो ये जो भी थीटा है वो आपका, इसका tan थीटा वैल्यू ले लेना, वही आपका स्लोप है, समझ गए, ओके। tan की वैल्यू मैं आपको बता दूं कि जो tan की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, 90 पे इनफाइनाइट होती है, 90 से अबव 180 के आसपास ही होगा, ठीक है, स्लोप तो 3 ही होगा, अदरवाइज फिर चेंज हो जाता है वो, उसमें नेगेटिव होती है। तो आपकी स्लोप की वैल्यू 3 होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और इनफाइनाइट। और जीरो पे जीरो से बड़ा ध्यान रखना, जीरो पे 0 होती है, इसकी 0 पे 0 ही वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ये 4 चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आइए कैसे समझेंगे अब, ये तो हम सर समझ गए, इसकी इक्वेशन ऐसे होती है। अब हम देखते हैं इसके ग्राफ्स कैसे कैसे देखने हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कैसे देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया ऊपर, ठीक है, कि इस एग्जाम्पल के अंदर दोनों की पावर एक एक है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको, इसका स्लोप पूछ लेता है, कभी कभी वो इंटरसेप्ट पूछ लेता है, ग्राफ पूछ लेता है कि कैसा ग्राफ बन रहा होगा। तो आओ इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले तो इसको सीधा करूं, सीधा मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखे हो, ठीक है। देखो कैसे लोगे, 3y इक्वल टू, ये 2x को उधर भेजो, तो ये क्या हुआ सर, -2x प्लस 5 हो गया, 2x को उधर भेजा 5 की तरफ, तो माइनस का 2x हो गया। अब y भी अपना सिंगुलर होना चाहिए, देखो यहाँ पे y भी अपना क्या है, सिंगुलर है। तो क्या कर रहे हो, y इक्वल टू 3 का डिवाइड दे दो इस इक्वेशन में, तो 2 डिवाइड बाई 3 x प्लस 5 डिवाइड बाई 3, पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड दे दिया। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रही है ना ये, हाँ सर कर रही है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/3, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/3, समझे, हाँ सर समझ गए। तो ये m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है। अब इसके ग्राफ वगैरह बनाना है, पहले तो ये समझ जाओ आप, इक्वेशन से m और c की वैल्यू निकालना सीखो। इक्वेशन सीधी दे रखी तो ठीक है, सीधी दे रखी है मतलब सीधी कैसे देते हैं सर, मान लो ऐसे दे दिया आपको कि √3x प्लस 5, तो ये इक्वेशन सीधी है आपकी, इसमें कुछ नहीं सोचना आपको। इसमें आपको पता है m की वैल्यू सर √3 और c की वैल्यू प्लस का 5, सिंपल, कुछ नहीं सोचना। और यदि टेढ़ी मेढ़ी दे रखी है, जैसे ये एग्जाम्पल था आपका, तो इसको हमने पहले सीधा किया सर, ये स्टेप लगाया और फिर इसके बाद में ये स्टेप लगाया, और फिर मतलब आपकी ये सीधी हुई इक्वेशन, ठीक है। यहां से हम लेके आए इसको, पहले ऐसे किया, फिर 3 का डिवाइड दिया, फिर सिंगुलर बनाया, और उसके बाद में उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, फिर m और c की वैल्यू हमने निकाली। ऐसे पता रखना है आपको, ओके। अच्छा, और ऐसे इक्वेशन दे आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल इक्वेशन, m और c की वैल्यू निकाल लो, ओके। अब आती है बात इसके ग्राफ की, ठीक है, कि इससे ग्राफ कैसे बनाना है सर।
आओ तो ग्राफ बनाना सीखते हैं। पहले बात तो हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट पता है, बिल्कुल पता है कि सर आपने स्लोप बताया था m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बिल्कुल यही सिखाया था, है ना। तो m की वैल्यू अभी अभी मैंने बताया कि m किस पे डिपेंड कर रहा है, टेन थीटा पे, और टेन थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, जब थीटा जीरो हो तो m की वैल्यू जीरो, थीटा 90 हो तो m की वैल्यू इन्फानाइट, और m की वैल्यू यदि थीटा ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90 हो तो सर पॉजिटिव, और यदि ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 हो तो सर नेगेटिव। ये वैल्यूज आपको मैंने अभी अभी बताई, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना थीटा पॉजिटिव कब होगा, थीटा पॉजिटिव होगा ऐसे, एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो। समझ जाना, मतलब ये वाई एक्स एक्सिस था ना, तो एक्स एक्सिस से ऐसे कहां तक, 0 से 90, 90 पे तो इन्फाइनाइट हो जाती है, 0 पे 0 होती है, तो 0 और 90 के बीच में, तो ग्राफ कैसा, ऐसा, तो एम की वैल्यू पॉजिटिव, तो आपका एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा होगा, तो ऐसे दिख जाएगा आपको कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो एम पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रहेगा, याद रखना। और यदि ग्रेटर देन 90 हुआ तो सर ये एक्स एक्सिस है, इससे ये ग्रेटर देन हो गया, मान लो 120 हो गया एंगल, तो एम की वैल्यू नेगेटिव, सिंपल याद रखना है। ये लो भाई, समझे, हाँ सर समझ गए, आ जाओ फिर। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने अपने को ज्यादातर यही काम आएंगे। इसके अलावा ये भी आ सकता है भाई, आपका स्लोप ही आपका नेगेटिव है, मतलब ये थीटा आपका जीरो है तो स्लोप आपका जीरो, स्लोप आएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन आएगी एकदम, इंक्लाइन लाइन आएगी नहीं। ये इंक्लाइन लाइन आती है इन दो में, या तो एम पॉजिटिव हो एम नेगेटिव हो, समझे। ये जो मेरे ऊपर बना है ये क्या है, एम नेगेटिव, इसमें लाइन क्या है, इसमें जो एंगल है ना, ये एंगल है वो 120 है, और इस वाले में, इस दूसरे वाले में, इसमें है आपके पास जो थीटा दिख रहा है ना यहाँ पे इस दूसरे वाले में, ठीक है, तो इसमें है थीटा 0 से 90 के बीच में, और ये जो ऊपर है इसमें ग्रेटर देन 90, बस। तो ये इंक्लाइन लाइन ध्यान रखना, इंक्लाइन लाइन ऐसे आती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है। आ जाओ और देखते हैं, ये यहाँ पे एम की वैल्यू अभी जो मैं बता रहा था वही बता रहा है ये, कि ऐसे से याद रखनी है हमें। अब बात आती है सी की, सी कैसा कैसा हो सकता है, सी भी तो सर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, हाँ बिल्कुल, सी पॉजिटिव हुआ तो ऊपर कट करेगा, सी नेगेटिव हुआ तो नीचे कट करेगा, सर सी जीरो हुआ तो सीधा लेट जाएगा, एक्स एक्सिस पे लेट जाएगा, सी इनफाइनाइट हुआ तो सी ऐसे आएगा, कहीं कहीं कट ही नहीं करेगा। ये देखो, इसमें देखो ढंग से कि इस वाले में सी इनफाइनाइट है आपका, सी इनफाइनाइट है मतलब एकदम स्ट्रेट सीधा, वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो सी इनफाइनाइट। एक्स एक्सिस के ऐसे जाए, जैसे इधर वाला डायग्राम बना हुआ है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो सी जीरो, अदरवाइज या तो सी ऊपर कट करेगा, वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं ऊपर कट करेगा, या फिर वाई एक्सिस में नीचे कहीं कट कर रहा होगा, या तो यहां पे कट कर रहा होगा सी पॉजिटिव या सी नेगेटिव, ना। जैसे इसमें स्लोप की बात करें तो इसमें स्लोप कैसा है, सर स्लोप तो हम थीटा से ही देखेंगे, कुछ भी हो जाए, सी पॉजिटिव नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन थीटा तो हम पॉजिटिव उससे ही देखेंगे, एंगल से। यहाँ पे एंगल लेस देन 90 तो हमारा ऐसा, समझ गए ना, इस तरीके से बना हुआ है ये। और यहां पे सर देखो ये एंगल ही ग्रेटर देन 90 आ रहा है आपका वाई एक्सिस के साथ, तो यहां पे सर आपका जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, तो एम की वैल्यू नेगेटिव सर, और नेगेटिव के लिए ऐसे बनता है, समझे। तो सिर्फ और सिर्फ एम और सी की वैल्यू से आप ग्राफ पहचान सकते हो। आइए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास कि इसका बताओ स्लोप बताओ,
तो मैंने अभी अभी बताया आपको, वहां पे भी मैंने बताया था आपको जब स्लोप करवाया था कि आपको स्लोप में एंगल दे दे तो टेन थीटा वही स्लोप है, और यदि आपके पास कोऑर्डिनेट दे दे तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वो आपका स्लोप। ओके, तो यहाँ पे एंगल दे रखा है, अरे एंगल दे रखा है 60, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, tan 60 की वैल्यू √3, तो आपका स्लोप कितना आया सर, पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव आया और उसकी वैल्यू आई √3। सिंपल, समझ गए? हाँ सर समझ गए। ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास, ठीक है, इसमें आपको ड्रॉ करना है लाइन। ओके, तो आप खुद बताना एक बार इसमें कौन सा ग्राफ होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। यहां पे ध्यान रखना ऐसी लाइन है ये लाइनें हैं जो व्हाइट में मैं बना रहा हूं ना, ये लाइन है आपकी। बताओ, बताइए। हाँ भाई बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा? एक लाइन ये है आपकी, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? सर हमें तो कोई सा भी मान लो, कौन सा लग रहा है तुम्हें? तुम पहले देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू 3x+2, तो यहां पे m की वैल्यू कितनी है सर, प्लस का 3 है। ओके, प्लस का 3 है मतलब थीटा लेस देन 90। हाँ सर। दूसरा c की वैल्यू क्या है सर, प्लस का 2 है, इसका मतलब y एक्सिस को प्लस y एक्सिस में कट कर रही होगी, है ना? तो प्लस y एक्सिस में कहां कहां कट कर रहा है, देखो d में कर रहा है और a में कर रहा है। c प्लस का आया ना आपका, तो c प्लस का आया तो y एक्सिस में ऊपर ही कट करेगा, c नेगेटिव आता तो नीचे कट करता, है ना? यहां पे c नेगेटिव आ रहा है, c यहां पे कट कर रहा है सर नेगेटिव में, c यहां पे कट कर रहा है नेगेटिव में, इन दोनों में या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा। अच्छा भाई ठीक है, एक चीज तो आपको सी से पता चल गई, दूसरी चीज एंगल से पता चल जाएगी। एम की वैल्यू क्या थी आपकी, पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव थी, तो सर एम की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव में एंगल होता है हमारा लेस देन 90, तो लेस देन 90। अब एंगल ये 90 से कम है या फिर ये वाला डी वाले में देखें हम, इसमें कम है, इसमें तो ग्रेटर देन 90 दिख रहा है सर हमें एंगल, और यहां पे लेस देन 90 दिख रहा है, इसका मतलब सर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझे? हाँ सर समझ गए सर। कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट फटाफट, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, फिर इसको डिस्क्लोज करते हैं और फिर आगे देखेंगे, एक क्लास में ग्राफ देख लेंगे लास्ट में। नेक्स्ट क्लास आपका डिफरेंशिएशन करने वाला है, ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे इक्वेशन दिख रही है, देखो दिख रही है इक्वेशन, तो बताओ वो आपका ग्राफ कौन सा रहेगा। यहाँ पे मैं दो तीन ग्राफ और बना देता हूं, इसने एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, तो बताइए आपका ग्राफ ये होगा, ये होगा, अच्छा ये तो सेम ही बन गया ना, तो बताइए ये होगा, ये होगा, ये होगा, तीन ऑप्शन ही देते हैं। चलो ए बी सी, पहले तो सर ये इक्वेशन सीधी है ही नहीं, इसको सीधी बनाना पड़ेगा। 4y 3x इक्वल टू 8, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो 4y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 8, 4 का डिवाइड दो,
तो माइनस का 3/4 प्लस 8/4। अब इक्वेशन बन गई हमारी माइनस का 3/4 एक्स प्लस का 2। समझे? अरे समझे क्या? हाँ सर समझ गए। m की वैल्यू क्या है सर? m की वैल्यू तो नेगेटिव है यहाँ पे, और c की वैल्यू सर, c की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे। तो c की वैल्यू पॉजिटिव किस किस में है सर? a में है और c में है, ठीक है। m की वैल्यू नेगेटिव किस में है सर? m की वैल्यू इसमें तो पॉजिटिव है और इसमें हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है सर, क्योंकि ग्रेटर देन 90 दिख रहा है इसमें और इसमें लेस देन 90 दिख रहा है। तो इसमें तो m की वैल्यू पॉजिटिव है और इसमें m की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 दिख रहा है सर। ये देखो वाई एक्सिस है ना। तो ऑप्शन ये देखो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। अब देखो इसके अंदर m की वैल्यू पॉजिटिव थी आपकी, थीटा लेस देन 90 था आपका, और ऊपर वाले में आपको थीटा ग्रेटर देन 90 था। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ गए? ऐसे करना है। जैसे ये है तो इसकी इक्वेशन लिखनी है आपको। अरे इक्वेशन लिखनी है तो वही हमें पता है y इक्वल टू mx प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। m पता कर लो, c पता कर लो। सर c तो दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा, ये देखो y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ये c को, ये 0, c होता है सर। हाँ तो c की वैल्यू तो 2 आ गई सर। m की वैल्यू पता करनी है तो स्लोप पता कर लो। ये देखो ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो m इक्वल टू tan थीटा तब यूज करते हैं, थीटा दे रखा होता है, अदरवाइज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। समझ गए? तो आप क्या लिख पाओगे m को सर? यहाँ पे मान लो ये है तो 2 माइनस 0 और डिवाइड में 0 माइनस 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 प्लस 4। तो m की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1/2। ये ध्यान से ढंग से रखना, y2 माइनस y1। मैंने 0,2 को x2 y2 माना है और x1 y1 माइनस 4,0 को माना है। इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन आ गई सर 1/2 x प्लस सी की वैल्यू 2। इक्वेशन में पुट कर दिया सर इसमें, ये आपका आंसर आ गया। और सिंप्लीफाई करना है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y इक्वल टू x प्लस 4। मतलब सीधी करना है तो डिवाइड में नहीं रखना है, तो बाकी तुम्हारी इच्छा है, जैसे कर सकते हो। समझ गए? तो यहाँ पे अपना स्लोप और ये स्ट्रेट लाइन वगैरह का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ऐसे मेहनत करते रहोगे। 2 वीडियो लेक्चर और हैं अपनी, उनको देख के आप कंप्लीटली बेसिक मैथ्स का कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद में वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स और वेक्टर, पूरी फिजिक्स के लिए। ओके, जब तक टेक केयर, बाय बाय। ओके।